सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं अनक शर्मा जी द्वारा रचित कहानी बेगम एक हुक्म की उर्फ ब्लैक क्वीन। ताश के पत्ते की गड्डी की तरह जिंदगी ने उसे फेंट कर जोकर से बाहर निकाल फेंक दिया था। ये लड़का जो किसी भी खेल में किंग मेकर की भूमिका निभा सकता था, जिंदगी के इस अजब खेल में जोकर बना मैदान के बाहर पड़ा था। इस खेल का नाम प्यार था और वो इस खेल में बुरी तरह हार चुका था। उसने तो अब तक यही सुना था कि प्रेम में प्रतिद्वंद्विता नहीं होती, पर सामने वाला पक्ष उसे प्रतिद्वंदी मान सबक सिखाने को उतारू था। कब मौका लगे और उसे पटखनी दी जा सके। कैक्टस की झुर्रियां नहीं पड़ती कभी, किसी भी प्रजाति के नहीं। बस उम्र के निशान छोटी छोटी कीलों की शक्ल में निकल आते हैं कैक्टस के चेहरे पर, और ग्वारपाठे की चिकनाई सारा खुरदरापन सोख लेती है। काश कोई ऐसा इलाज होता जो समाज में उपजे खुरदरेपन को मिटा पाता। कभी पेड़ों को तो देखा ही नहीं यूं लड़ते हुए कि तू फला पेड़ है, तू फला। ये बुरी लत इंसानों में ही क्यों पाई जाती है। गोल सड़क से उतरते हुए अजीत ने सोचा। पुरानी कमीज से जितना पानी टपक चुका था, उससे कहीं ज्यादा पानी उसकी आंख में था। तेज बारिश के बाद जमीन और भी भभक रही थी, मानो जैसे सूखे पत्तों को अभी और पतझड़ झेलना हो। उसे लगा अगर वो वहां रुका तो पागल हो जाएगा। भाड़ में गई उर्मिला, उसने बुदबुदाते हुए कहा। वो पलटा और सड़क पर बेतहाशा भागने लगा। उर्मिला दूसरी जात की थी और यही चीज अब उन दोनों के भविष्य में फांसी थी। वो जब घर में घुसा तो पेट्रोमैक्स के हल्के पीले उजाले में घर की बारिश में भीगी दीवारें अजीब सा भय पैदा कर रही थी। ये उसके शहर की खासियत थी कि जरा बूंदाबांदी हुई नहीं कि बत्ती गुल। उसने टिमटिमाते हुए उजाले में गौर से देखा। बरामदे के एक कोने में खटोले पर पड़ी अम्मा सो रही थी। अपनी दादी उसे हमेशा डाकखाने की इमारत सी लगती थी। दोनों ही अपनी जर्जर अवस्था में कभी भी भर भराकर गिरने के अंदेशे से ग्रसित थी। लंबे बरामदे को पार कर जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो माँ पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रही थी। चल खाना खा ले, बत्ती का तो कोई भरोसा नहीं। पापा कहाँ हैं? कारखाने। अभी कहाँ से आ जाएंगे? तो छोटे वाले कमरे में कौन है? मैनपुरी वाली जीजी। कल चले जाना उन्हें छोड़ने और कुछ दिन वहीं रुक जाना, माँ ने थाली पकड़ाते हुए कहा। क्यों? यहाँ माहौल ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। कुछ दिन रहे आओ, मामला ठंडा पड़े तो लौट आना। और फिर जीजी अकेली हैं, तुम रहोगे तो कुछ दिन घर में जवान आदमी का सहारा रहेगा उन्हें। घर बाहर के काम तो निपटा सकते हो उनके, कम से कम हमारे तो किसी काम आए नहीं तुम। बिजली चमकी, आंगन में खड़ा हर श्रृंगार घड़ी भर को दिखा और फिर अंधेरे में गुम हो गया। माँ जूठे बर्तन समेट कर चली गई थी और अब वो अकेला था अपने कमरे में। इन दिनों ये अकेलापन उसे बहुत भाता था। उसने अंधेरे में टटोल कर अपना रेडियो उठाया। विविध भारती के स्टेशन पर लता की मीठी आवाज में गाया गाना आ रहा था। मिले तो फिर झुके नहीं नजर वही प्यार की। पर इसी प्यार की नजर के चक्कर में उर्मिला के घर वालों ने उसे पिछले हफ्ते कितना पीटा था। सेंट्रल टॉकीज के चौराहे पर लोग मजमा से लगाए उसकी पिटाई देख रहे थे। कितनी शर्म आ रही थी उसे। अपने पिटने पर नहीं, पिटना तो प्यार में लाजिमी है, बल्कि अपनी छोटी जात का दुख था उसे। वो जाति क्या जो प्यार में बाधा बने, उसने सोचा। उसने करवट ली तो मुंह से एक टीस निकल गई। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो? आजकल ऐसे दार्शनिक ख्याल बहुत आने लगे थे उसे, जो उसे खुद में एक हीरो पैदा करने के लिए झंझोड़ते थे। वो पहले ऐसा नहीं था, आम लड़कों की तरह मस्त मौला था। पर पिछले 2 सालों से जब से उर्मिला से मिला था तब से ऐसा दार्शनिक सा हो गया था। यूं भी प्रेम में पड़ा हर लड़का दार्शनिक ही होता है, अपना खुद का एक दर्शन शास्त्र लिए, एक अनोखी आइडियोलॉजी लिए हुए। उर्मिला शहर के उस स्कूल में पढ़ती थी जिसके विद्यार्थी पीले नीले रंग की यूनिफॉर्म पहनकर जाया करते थे, जो शहर की धारणा में सबसे महंगा था और इंग्लिश माध्यम स्कूल या कॉन्वेंट कहलाता था, जो सिर्फ अमीर बच्चों के पढ़ने के लिए बना था। और वो छोटे लाल इंटर कॉलेज में पढ़ता था। साथ वाले कमरे में किराएदार का कोई बच्चा कुनमुनाया तो उसकी माँ ने थपकियां देकर उसे फिर से सुला दिया। माँओं की आधी जिंदगी अपने बच्चों को थपकाने में ही गुजर जाती हैं, उसने सोचा। रात की चुप्पी को तोड़ती बूंदाबांदी फिर शुरू हो गई थी। जब आधी रात गए बत्ती आई तो अम्मा ने अपने कांपते स्वर में आवाज लगाई, नेक मेरा पंखा चला जा रामसरन की बहू। माँ नहीं आई तो उसने बाहर आकर पंखा चलाया।
पूरा घर उसने देखा गहरी नींद में डूबा पड़ा था। वो अपने कमरे में लौटा और दिन भर की थकान से चूर तख्त पर लेटते ही सो गया। जुगनू या पटबीज ने बरसात के गहरे अंधेरों में बहुत चमकते हैं। बीजना हिलाती हवा इन्हें चौखाने या चारखाने में बटी रात में इधर उधर फेंक देती है। ये गिरते हैं, भीगते हैं, फिर उठकर जगमगाने लगते हैं। तांबे के रंग सा दिल जब उदासी के गहरे खून में डूबता है तो फिर न संभल पाता है, न धड़क पाता है, न जगमगाता है। दिल की नसें हमेशा की तरह खून की आवाजाही बनाए रखती हैं। कोई एक बड़ी नस चोरी से एक जुगनू छुपा कर रख लेती है। मौका ब मौका जब कहीं ये जगमग हो जाता है तो लोगों को लगता है कि दिल के मरीज की धड़कनें लौट आई हैं। जुगनुओं को 12 महीने जगमगाना चाहिए, उसने ढलते हुए सूरज को देखते हुए सोचा। उसे मैनपुरी आए हुए 3 महीने हो गए थे और वो बुरी तरह ऊब गया था। अब यहाँ उसका मन नहीं लगता। घर की याद आती थी, घर जो उसके लिए जवानी के मंडराते खतरे लिए बैठा था। उर्मिला की याद आ रही थी उसे, और बड़ी जोरों की आ रही थी। उसने सोच लिया था कि अब वो वापस चला जाएगा चाहे जो हो। अब यहाँ और रुकना पागलपन होगा। मैं कल वापस चला जाऊँ बुआ? क्यों? बस मन नहीं लग रहा, बहुत दिन हो गए। उस लौंडिया की याद आ रही होगी तुम्हें। भैया जी ने भेजा है तुम्हें हमारे साथ, जो वो वापस बुलाएंगे तो हम भेज देंगे। यादव की लौंडिया है वो, और हम कुम्हार। मार मूर के कहीं फेंक देंगे तो माँ बाप का बुढ़ापा मिट्टी में मिल जाएगा। पढ़ो लिखो, कुछ बनो तो माँ बाप की आस बंधे। 2 साल से इंटर में फेल हो रहे हो। महतारी ने मोटरसाइकिल और दिला दी, ऊपर से ये चक्कर। कोई और भी कसर रह गई हो तो वो भी कर लो। सब महतारी की शय है तुम्हें। सही कहती है अम्मा कि रामसरन की बहू के ऐसे लक्षण हैं कि तन पे नहीं लगते, अभी भी खाएं पान के पत्ते। वो कुछ नहीं बोल चुपचाप उठा और कमरे में चला गया। अकेले कमरे में एक बार को उसकी रुलाई छूट गई, फिर अगले ही पल उसने खुद को संभाल दिया। उर्मिला को भूलने की एक झूठी कसम खाई और जाकर सो गया। रात के अंधेरे और सन्नाटे को सिर्फ सड़कों पर दौड़ने वाले ट्रकों की हेडलाइट्स की रोशनी और हॉर्न की आवाज़ें चीर रही थी। कभी कभी रात की चुप्पी में कोई नागिन धुन लहराती और फिर खो जाती थी। सुबह जब वो तैयार हो सामान ले बुआ के सामने खड़ा हुआ तो उन्होंने कुछ न कहा। मन ही मन सोचा, इतना समझाने पर भी जब नहीं समझा तो अच्छा है चला ही जाए। वैसे भी सास ससुर वाला भरा पूरा परिवार था। पति कई बार नाराजगी दबे लहजे में जता भी चुके थे। जब वो पैर छूकर उठा तो बुआ ने उसे 100 के 2 नोट पकड़ा दिए। पता है, वडेजा मिस कहती हैं कि मेरी आंखों का रंग उन्हें हेजलनट जैसा लगता है। कितना फैसिनेटिंग है ना, हेजल कलर की आंखें होना, उर्मिला ने कहा। उसने ऐसे सिर हिलाया जैसे सब समझ गया हो। घर आकर सबसे पहले उसने शब्दकोश में हेजल का मतलब ढूंढा। उसका मानना था कि अपने से ऊंचे स्तर की लड़की से प्यार कर रहे हो तो उसकी हर छोटी बड़ी बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भले ही सरकारी आंकड़ों में यादव ओबीसी की श्रेणी में आते हों, पर उसके इलाके में ये कौम दबंग मानी जाती है, और वो नए जमाने के चलन में दबंगों की लड़की से प्यार कर बड़ी हिम्मत का काम कर रहा था। जिस वक्त दीवार के रोशनदान से धूप अंदर आने की कोशिश में थी, दीवार के सुराख में छुपी हवा हाँफ रही थी। चुंगी के नल पर बूंद बूंद टपकते पानी के लिए औरतें लड़ रही थी। जिस वक्त रामसरन की बहू धीमी आवाज में रानी तुमसी तो बेहा हमने देखी नहीं, और राजा जो मैं होती न बेहा तो तुमसे मेरी निभती नहीं गा रही थी। और जिस वक्त चोरी छुपे उर्मिला और अजीत नई उम्र के सपनों में तार पिरो रहे थे, ठीक उसी वक्त कुछ लोगों ने कारखाने से रामसरन को खींचकर एक पुरानी मारुति वैन में डाल लिया था। शाम को जब अजीत धूल उड़ाता घर में घुसा तो रामसरन सामने बरामदे में लेटा हुआ था और शरीर पर जगह जगह पट्टियां और पुलटिस बंधी थी। अजीत ने देखा आस पड़ोस की औरतें छोटे छोटे घूंघट निकाले माँ को घेरे बैठी थी। वो अपने कमरे में जा रहा था कि पीछे से अम्मा की आवाज़ कानों में पड़ी। इन अहीरों ने तो उत्पात मचा रखा है, आए दिन जान पर सवार रहते हैं, और ये अजीत किसी की सुनता नहीं। ठीक कह रही हैं आप ताई जी, कोई भीड़ में से बोला। वैसे भी जवान बेटा और बिन नकेल का बैल पीठ पर हाथ रखते ही सींग मारने को दौड़ता है। बंद कमरे में अजीत ने सोचा, अब पानी उतरने तक उसे कदम कदम फूंक कर रखने होंगे। पिता के कंधों का भार अब उसके ऊपर ही था। माँ की गृहस्थी चलाने के लिए अब उसे ही काम से लगना होगा। उसकी जरा सी भूल का ये नतीजा था कि पिता के दोनों पांव जाते रहे। उसकी पढ़ाई छूटी और चूड़ी के एक कारखाने में नौकरी का आसरा रहा। एक एक करके 6 महीने निकल गए। जब वो सुबह कारखाने जाता और शाम ढले धूल में लिपटा हुआ मोटरसाइकिल से उतरता
तो माँ का दिल भर आता था। चूड़ियों पर चढ़ने वाली हिल की हल्की परत चेहरे हाथों पर चढ़ी रहती थी। बल्ब की हल्की रोशनी में उसका चेहरा ऐसे जगमगाता था जैसे किसी दुल्हन का सुनहरा आंचल हो। उस पर जब वो हर महीने अपनी तनख्वाह देता रामचरण की बहू की गर्दन तन जाती थी कि बेटा हो तो ऐसा, पर वो ये भूल जाती थी कि इसी बेटे के कारण उसका घर परेशानियों की शरण स्थली बना है। वो ये भी भूल जाती थी कि शांत समंदर में अनाड़ी मल्लाह की नाव हवा के एक हल्के झोंके से पलट सकती है, और वो यह भी न भांप सकी कि ये चुप्पी तूफानों से पहले की है। आज खाना मत रखना मम्मी, अजीत ने बाथरूम से निकलते हुए आवाज़ लगाई। क्यों? मैं आज आगरा जा रहा हूँ मैच खेलने, कल शाम तक लौटूंगा। और कारखाने? 2 दिन की छुट्टी पर हूँ। वो चुप रही। सोचा लड़का पिछले 7-8 महीने से खून जला रहा है अपना, अभी कोई उम्र है इसकी फैक्ट्री कारखाने जाने की। वो जब बंद संवर के घर से निकला तो रामचरण की बहू ने पीछे से चुपचाप उसकी पलैयां ले ली। अगले दिन तड़के ही पुलिस रामचरण के घर जा पहुंची। लौंडा कहाँ है तेरा? साहब वो तो आगरे गया है मैच खेलने, शाम तक लौटने की बोलकर गया है। कुछ हुआ क्या साहब? रामचरण की बहू ने ओट से पूछा। लड़की भगा ले गया है तेरा लौंडा, 16 साल की है, नाबालिग। तगड़ा केस बने ही बने, समझी? रामचरण की बहू को ऐसा लगा जैसे पैरों की जान निकल जाएगी। गिरने से बचने के लिए उसने किवाड़ का पल्ला थाम लिया। रोज मिलता था, मौका लगते ही ले उड़ा। वो तो रोज कारखाने जाता था साहब, रामचरण ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। साला सब झूठ, एक दिन नहीं गया फैक्ट्री। कितने ही यार दोस्तों से पैसा उधार ले रखा है उसने, पता है? आजकल सरकार तुम्हारी है तो सालों के पर ही निकल आएंगे क्या? एक पुलिस वाला बोला। जल्दी बता, कहाँ है लौंडा? साहब हमसे तो आगरे जाने की बोल के गया था। जवाब पर किसी ने रामचरण का गिरेबान पकड़कर 3-4 थप्पड़ लगा दिए। उसके गले से घुटी सी चीख निकल कर रह गई। उधर दरवाजे की आड़ में खड़ी रामचरण की बहू कब की बेहोश होकर गिर पड़ी थी। अगले 3 महीने तक पुलिस हर दिन रामचरण के घर दबिश देती रही, फिर एकाएक आना बंद कर दिया। पता चला लड़की वापस लौट आई है 3 महीने बाद। कहाँ थी, किसके पास थी, कौन लौटा के लाया या अपने आप आई, इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। सब अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे थे। उर्मिला तो लौट आई पर अजीत नहीं लौटा। माँ बाप की आस टूटने लगी। महीनों दौड़ते फिरते रहे पर नतीजा 0। फिर जब सरकार बदली तो रही सही उम्मीद भी चुक गई। सूरज उगा और डूबा, फिर उगा और फिर डूबा, और यूं ही 4 साल का वक्त बीत गया। रामचरण और उसकी बहू अब इस अंदेशे को सच मान चुके थे कि उनका लड़का जान से जाता रहा। झालरों की जगमगाहट दूर से ही बता देती थी कि ये शादी के उत्सव की चकाचौंध है। पूरी गली के सिर पर पंडाल तना था। अप्रैल की चढ़ती गर्मी में शादी थी। उदास सी शाम हल्के हल्के हाँफ रही थी और ऐसा लगता था जैसे आंधी आने के आसार हों। किसी ने आवाज़ लगाई, अरे भाई राजू, जल्दी जल्दी जाओ, कल के लिए जनवासे का इंतज़ाम देखो। भाई जितेंद्र कहाँ हैं अब, पता है किसी को? अरे गोल कमरे में पत्ते खेल रहे हैं, सब वहीं हैं। अच्छा, एक लड़की ने दरवाज़ा धकेला और कमरे में घुस गई। उर्मिला सामने पलंग पर बैठी थी। अरे सुधा, व्हाट अ सरप्राइज, उर्मिला ने पलंग से कूदते हुए कहा। शादी कल है और तू आ जा रही है? रिजर्वेशन ही बड़ी मुश्किल से मिला था, वो भी अकेली का, सुधा ने कहा। और जीजा जी कैसे आते, एक ही टिकट मिला कंफर्म। हाय, जब तक उसने मुंह हाथ धोए तब तक उर्मिला चाय ले आई। तुझे आज पूरे 4 साल बाद देख रही हूँ, सुधा ने कहा। हाँ, उन दिनों बड़े रिस्ट्रिक्शन हो गए थे मुझ पर। दोनों सहेलियाँ बहुत देर तक बातें करती रहीं। नीचे से तैरते हुए आवाज़ें ऊपर चली आ रही थीं। वो मारा, ये लो बेटा, अब तो हो गई हुक्म की बेगम तुम पर। 12 पॉइंट्स का दंड लगेगा, फाइन लगेगा तुम पर। क्या खेला जा रहा है भाई? ब्लैक क्वीन। इसमें हुक्म की बेगम जिस पर जाती है उसकी हार हो जाती है। चाय का प्याला ट्रे में रखते हुए सुधा ने पूछा। और वो लड़का? उसका तो कांड जितेंद्र भाई ने वहीं कर दिया था, बेंगलोर में। उर्मिला ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और पुलिस को क्या कहा तूने? मैं मुकर गई, कह दिया मौसी के घर थी। मामला बिगड़ गया था बड़ा। तू मुकर कैसे गई उर्मिला? जान से मार देते मुझे भी। देख, आज भी शरीर पर निशान है मेरे, उर्मिला ने कोहनी की तरफ इशारा करके कहा। पर वो बेचारा तो जान से गया। अब गया सो गया। अरे मुझे अपनी जान प्यारी थी। तू जानती नहीं क्या जितेंद्र भाई को? आंधी का सा मौसम हो रहा है, मैं 1-1 कप चाय और लाती हूँ। तू जरा खिड़की बंद कर ले।
इतना कहकर उर्मिला कमरे के बाहर चली गई। सुधा उठी और खिड़की पर जा खड़ी हुई। हवा में तेजी आ गई थी। अगले 3-4 मिनट में आंधी का आना निश्चित था। वो जब तक खिड़की बंद करती तब तक हवा का एक तेज झोंका कमरे में घुस आया था। उसने धूल मिट्टी से बचने के लिए अपना मुंह फेर लिया। हवा के साथ साथ कूड़ा करकट भी फड़फड़ाता हुआ कमरे के अंदर चला आया था। सुधा ने खिड़की बंद की तो देखा कि ताश का एक फटा पत्ता उड़कर ड्रेसिंग टेबल के आईने से चिपक गया है। उसने जाकर पत्ता उठाया तो देखा कि यह हुक्म की बेगम थी। हठात उसके दिल से निकला, तुम जिसके भी पास रहीं उर्मिला, उस पर दंड लगाती रहीं, फाइन लगाती रहीं। उर्मिला, तुम भी एक हुक्म की बेगम हो, सिर्फ ब्लैक क्वीन। उसने कहा। क्या? पीछे खड़ी उर्मिला ने पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।